इस्तिगासा इस इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रहा है कि मुल्ज़िमा शहनाज अंजुम और सैफ ऐवान ने मोहम्मद इकबाल को अगवा किया है और उसकी जान खतरे में है, जबकि अब तक सिर्फ और सिर्फ यही बात इस्टेब्लिश हो सकी है कि मोहम्मद इकबाल एक मिसिंग पर्सन है, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा कि आया वो अपनी मर्जी से गायब हुआ है, उसे कोई हादसा पेश आया है या उसे किसी ने अगवा किया है। लिहाजा अदालत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हुक्म देती है कि मोहम्मद इकबाल को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए और उसको अदालत में पेश किया जाए। यह अदालत वकील सफाई की दरख्वास्त कबूल करते हुए दोनों मुल्ज़िमान शहनाज अंजुम और सैफ ऐवान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी देती है। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। एक्सक्यूज मी सामना, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये केस तो आप तकरीबन हार चुकी हैं। रियली? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रोहन, मम्मा के पास आओ। दूर हट। अम्मी, चिट्टे मुंह तेरे। अम्मी, अम्मी, खबरदार जो तूने रूहान को अपना नापाक हाथ भी लगाया तो। अम्मी, अम्मी, रोहन, रोहन मेरी औलाद है। अम्मी, तू जैसी बदकिरदार औरत को माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। अम्मी, मेरी बात सुन लो कान खोल के। आज से तुम्हारा रूहान से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी, खबरदार जो तू वापस घर आई नहीं को सोची। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा जाओ इसी के साथ। जी तो कर रहा तुम्हारा दोनों का यही काम तबाह कर दूं। इससे पहले कि मैं अपनी आवाज को बैठूं, तबाह हो यहाँ से। रोहन का मुझे देना। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा दे दो। अल्लाह की बच्चा, मुझे मेरा बच्चा। अल्लाह की अम्मी बेटा दे दो। नहीं है तुम्हारी माँ। नहीं चाहिए। इधर चलो। अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। मुझे अम्मी के पास जाना है। मुझे अम्मी के पास जाना है। बेटा मैं अम्मी के पास जाना है। 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 मैं अम्मी के हाथ से खाना खाता हूँ। क्या? अम्मी के हाथ से? तुम उस औरत के हाथ से खाओगे जिसने तुम्हारे अब्बा को गायब कर दिया? क्या? अब्बू को गायब कर दिया? अम्मी क्या जादू करनी है? जादू करनी? बहुत बड़ी चुड़ैल है, डायन है, डायन। रूहान, तुम अगर उस डायन माँ के पास गए, वो तुम्हें भी गायब कर देगी। नजीर। जी आपा। देखना बाहर कौन है। मैं सबर कर जा, कौन है? मुझे रोहन से मिलना है। अम्मी आ गई। तो आप क्यों आई हो यहाँ पर? छोड़ो, अपनी औलाद से मिलने आई हूँ मैं। रोहन, मम्मा के पास आओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम्हें मना किया था ना मैंने। रूहान से मिलने की कोशिश और इस घर में आई तो तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी। लेकिन रोहन मेरी औलाद है, कोई नहीं रोक सकता। दफा हो जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती? भाभी पे हाथ उठाता है। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए थी। लोग इंसान हो या जानवर? पहले मेरी बहन से इसका बच्चा छीन लिया, फिर इसके शोहर के मकान पर नाक बनकर बैठ गए हो और तुम लोगों ने इस पर झूठा पर्चा कटवा दिया। अब हम तुम लोगों पे सच्चा पर्चा कटवाएंगे। तुमने जो गुल खिलाना था खिला दिए, अब कोई हक नहीं इस घर पर और रोहन पर तुम्हारा। निकलो यहाँ से। रोहन औलाद है मेरी। रोहन, मम्मा के पास आओ जल्दी। नहीं, तुम जादू करनी हो, तुम मुझे भी गायब कर दोगी। रोहन, रोहन, देखो माजी, मेरी औलाद को भी लोगों ने मेरे खिलाफ कर दिया। ज्यादा बकवास मत करो। तुम दोनों की
यहीं पे कब्रें बना दूंगी। दफा लो। आ जाओ और सुन लिया किताब तुम्हारा। निकलो चलो जाओ। आग लगा लूंगी, दूर रहना। मरने दो मुझे, मुझसे मेरी औलाद छीनने गई, मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया। क्यों? अगर मैं मुजरिम होती, क्यों अदालत ने मुझे रिहाई दी? क्यों? मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मरने दो मुझे, मरने दो। अभी जमानत पे छुट्टी है, फिर इक्का खुद सिंह अंदर जाती है। अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए। आखिर हमारा इंसाफ का है, हमारा कानून इंसाफ क्यों नहीं देता? क्यों इस गरीब की मदद नहीं की जा रही? क्यों इसकी आह नहीं सुनी जा रही है? मैं पहली बात तो ये है कि अगर ये खुदकुशी कर लेती ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होते। सब खड़े तुम तमाशा देख रहे हो, कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा इसको। दरअसल इसका कसूर यही है ना कि इस पर इल्जाम है। ये साबित नहीं हुआ है कि इसने अपने शौहर को अगवा करवाया है। अभी ये मामला अदालत में चल रहा है। अगर इसका बच्चा इससे छीना गया है तो इसका काम है थाने में आके दरखास्त दे। क्यों तमाशा बनाया आप लोगों ने सारों ने यहाँ पे? चाहिए मुझे, इंसाफ दे दो। नाज़रीन, आपने देखा एक मजबूर और बेबस माँ की फरियाद को। सिर्फ एक इल्जामी बुनियाद पर शहनाज इकबाल से उनका बेटा छीन लिया गया। शहनाज इकबाल की खुदसोजी की कोशिश जाहिर करती है हमारे सिस्टम की खराबी को। अगर शहनाज इकबाल को कानून से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद होती तो वो ये इंतहाई कदम उठाने पर हरगिज़ मजबूर ना होती। शहनाज इकबाल की खुदसोजी की कोशिश सवाल उठाती है कि आखिर कब अरबाब इख्तियार को होश आएगा, आखिर कब तक गरीब और मजलूम लोग जुल्म सितम का शिकार होते रहेंगे। शहनाज इकबाल अगर खुदसोजी करने में कामयाब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, और उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जिसका बाप लापता हो गया है और उसे उसकी माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा। नाजरीन, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस खबर के बारे में अपडेट करते रहेंगे। ये तुमने क्या हरकत की थी? मजमा इकट्ठा करके खुद को आग लगाने की कोशिश की। इससे क्या होता भला? बाजी, बाजी, मैं अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकती। मुझे रोन चाहिए। मैं मर जाऊंगी। रोन चाहिए मुझे नहीं पता, रोन चाहिए बस। तुम्हारी ये हरकत मीडिया में चली है, ये खबर पूरी दुनिया ने देखी होगी। मुझे तो डर है कहीं दुबई में तुम्हारे बहनों ने ना देख लियो। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? रोजाना जीती हूँ, रोजाना मरती हूँ। मैं अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकती। मुझे मेरा रोहन चाहिए, वरना मैं खुद को आग लगा लूंगी। मैं जान दे दूंगी अपने। बाजी प्लीज, मुझे मेरा रोहन चाहिए। मेरे शौहर का भी पता नहीं चला कि कहाँ चला गया। मैं रोहन के बगैर नहीं रह सकती। मुझे रोहन चाहिए, हर कीमत पे रोहन। मर जाऊंगी मैं, आग लगा लूंगी। मुझे रोहन चाहिए बाजी। देख शहनाज, मेरे ख्याल से ना तुझे कोर्ट के जरिए रोहन का हासिल करना चाहिए, लेकिन मैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, वरना मेरा मियाँ तो मुझे फौरन तलाक दे देगा। बाजी, क्या करूं बहन, मैं मजबूर हूँ। इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे अपने मैडम, उस चालाक औरत ने रूहान को हासिल करने के लिए अदालत में केस कर दिया। अदालत से समन आया था। रूहान मेरे भाई की अमानत है, मैं किसी सूरत उस औरत के हवाले नहीं करूँगा। अच्छा, समन लाए आप? जी मैडम। ये तो उसने बच्चे की कस्टडी के लिए केस किया है। जी मैडम, उस मक्कार औरत ने पहले तो खुद को आग लगाने का ड्रामा रचाया और अब अदालत में केस कर दिया। मैडम, हम लोग चाहते हैं कि आप इस मुकदमे में हमारी पैरवी करें। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 360 के तहत किसी को अगवा और दफा 362 के तहत किसी को हब्स बेजा में रखना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। दफा 363 और 365 के तहत अगवा के मुर्तकिब फर्द को 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दफा 364 के तहत किसी को कत्ल करने की नीयत से अगवा करने की सजा कम अज कम 10 साल
या उम्र कैद है। योर ऑनर, सूरत हाल ये है कि बच्चे के बाप का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, जबकि बच्चे की मां जिंदा है और बच्चे के चचा और फूफी ने बच्चे को हफ्स से बेजा में रखा हुआ है। यहाँ तक कि बच्चे को उसकी मां से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। योर ऑनर, जुल्म तो ये है कि मेरी क्लाइंट को उसके शौहर के घर से उसके ससुराल वालों ने बेदखल करके उस घर पे कब्जा कर लिया है। योर ऑनर, ये बात यहाँ पे पेश नजर रहे कि बच्चे की उम्र तकरीबन 6 साल है और बच्चे की कस्टडी के केस के मुताबिक इतने छोटे बच्चे पर मां का हक ही तस्लीम किया जाता है। योर ऑनर, नाबालिग बच्चों पर यकीनन मां का ही हक तस्लीम किया जाता है, लेकिन अदालत को ये बात भी पेश नजर रखनी चाहिए कि क्या वकील साहब की क्लाइंट वाकई में एक मिसाली मां है। योर ऑनर, अदालत को बताती चलूं कि मुद्दई शहनाज अंजुम और उनके साथी सैफ एवान पर इन्हीं मौसूफा के शौहर मोहम्मद इकबाल के अगवा का इल्जाम है और दोनों पर दफा 365 के तहत मुकदमा चल रहा है। योर ऑनर, मिस आमना जिस केस का जिक्र कर रही हैं वो केस बेबुनियाद है और इसी वजह से मेरी क्लाइंट उस केस में जमानत पे रिहा हो चुकी हैं। सर, महज इल्जाम की बुनियाद पर माँ को बच्चे से अलग करना कहाँ का इंसाफ है। योर ऑनर, मौसूफा सिर्फ जमानत पर रिहा हुई है, उनको अदालत ने बरी नहीं किया। सर, केस तो अभी चल रहा है और जहां तक इस खातून के कैरेक्टर की बात है, ये और इनका साथी सैफ, इन पर सिर्फ अगवा करने का ही इल्जाम नहीं है। योर ऑनर, लोगों को तो शहनाज साहिबा और सैफ के ताल्लुकात की नौयत पर भी शक है। योर ऑनर, एक ऐसी औरत जिसकी क्रिमिनल मेंटालिटी सामने नजर आ रही हो, उस पर से अभी तक इल्जाम हटा ना हो कि अपने ही शौहर के अगवा में मुलव्विस हो, ऐसी औरत तो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। योर ऑनर, बच्चे के वेलफेयर के लिए ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं कि उसकी कस्टडी उसकी मां के हवाले की जाए। योर ऑनर, बच्चा इस वक्त एक महफूज और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जिंदगी गुजार रहा है और वो अपनी फुफो और चचा के साथ खुश है। योर ऑनर, मिस आमना मेरी क्लाइंट की किरदार कुशी कर रही है और मैं इस पे शदीद एहतजाज करता हूँ। सर, मिस आमना शायद भूल गई हैं कि मेरी क्लाइंट पे सिर्फ इल्जाम है, जुर्म साबित नहीं हुआ और जब तक जुर्म साबित नहीं होता मुल्जिम मुल्जिम रहता है, मुजरिम नहीं कहलाता। सर, गार्डियन एक्ट के तहत बच्चा भी नाबालिग है और बच्चे के ऊपर माँ का हक है, लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि बच्चे को माँ की कस्टडी में दिया जाए और मेरे क्लाइंट को अपने हक में बयान देने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। जज साहब, मेरा अल्लाह जानता है मैं बदकिरदार नहीं, मेरा उस महल्ले के कंपाउंडर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। असल बात तो यह है कि मेरा शौहर नशे की हालत में मुझे मारता पीटता था, तो मैं मरहम पट्टी के लिए उस क्लिनिक में चली जाती थी। पता नहीं क्यों मेरी नंद और मेरे देवर इस बात का बहुत पतंगड़ बना रहे। इकबाल, पूरे शहर में बदनामी हो रही है, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं तुम्हारी बीवी के बारे में। शम्मन की दुल्हन बता रही थी बिलाल क्लिनिक पे जो कंपाउंडर है ना, क्या नाम है उसका, हाँ सैफ, उसके साथ इसका मशका चल रहा है। अब्बा जी की रूह तो कब्र में ही तड़प रही होगी। भाई, मुझे तुम्हारी बिल्कुल नहीं समझ आ रही, तुम क्यों इतने बेगैरत बने हुए? कम से कम अपनी इज्जत का नहीं तो अपने बड़ों की इज्जत का तो लिहाज रख लो। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो काट के रख देता ईमान से। अच्छा सर, अब मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, तुम जाओ। लो, आ गई इसके साथ गुलछरे उड़ा के नाक कटवा दी खानदान की। अरे बड़ी बेशरम हो, अपने आशना को अपने घर लेके आ गई। बाजी बेगम, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपके भाई ने तो मुझे मारा पीटा है, मैं तो क्लिनिक गई थी और मजीद 6 स्टेजेस आए मेरे। आपको तो मुझसे हमदर्दी करनी चाहिए। ये तो मुझे घर तक छोड़ने आके मुझे इंजेक्शन लगा था, चक्कर आ रहे थे। बकवास बंद कर अपनी, ठीक तो कह रही है बाजी बेगम। चलन औरत, तू आज इसे घर तक ले आई। अरे आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये मेरे क्लिनिक गई, वहाँ ये बेहोश हो गई थी, मैं बस इनको घर तक छोड़ने के लिए आया था। अबे चुप कर, चल निकल यहाँ से, अपनी हमदर्दी अपने पास रख, वरना यही काट के रख दूंगा। निकल यहाँ से, जा यहाँ से, निकल। अच्छा मैं जाता हूँ, ये आपकी दवाइयाँ हैं। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लिनिक गई थी दवाई के लिए। मार इसे। भाई क्यों इतनी ढील दे रखी है इसको? मारो पकड़ के इसको, ऐसी औरतें ऐसे नहीं सुधरती। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कह रहा हूँ चुप कर, बंद कर अपनी बकवास, बंद कर। खानदान की इज्जत तूने हाथ में मिला दी, नाक कटवा दी हमारी तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई चुप कर, नहीं सुधरने वाली है। रहम करो मेरे ऊपर। अब ये लोग भाई की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, तब कहाँ थे ये लोग जब इनका भाई नशा करता था, मारता पीटता था मुझे? तब क्यों नहीं आए ये लोग? तब ये लोग कहाँ थे जब वो नशे की हालत में अपना घर बेच रहा था? और वो घर मैंने बचाया था, सिर्फ मैंने। एक और भी साइन नहीं। अरे भाई कितनी साइनें कराओगे यार, एक बार मैंने अपना मकान बेच दिया, बेच दिया। इकबाल भाई असल में ये एफिडेविट है और इसमें ये लिखा है कि आप 50 लाख के एवज ये मकान मुझे बेच रहे हैं और आपने 5 लाख रुपए टोकन उसका वसूल किया है और बाकी की रकम जो है ना वो आप 2 किस्तों में 2 महीनों में आप मुझसे वसूल करेंगे और उसके बाद इस मकान का कब्जा दे देंगे। क्या कर रहे हो ये सब? क्या हो रहा है ये? क्या कर रही हो तुम यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इस घर को 50 लाख का बेच रहे हो, जबकि ये एजेंट इस घर को 2 करोड़ का बेचेगा। भाभी आपको पता है यहाँ तो इतनी वैल्यू भी नहीं है प्रॉपर्टी की, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लाख रुपए मुझे मुनाफा होगा इसके। ओ भाई साहब, हमें कोई घर नहीं बेचना, जाए। कैसे जाएगा ये? इकबाल भाई मैं जाता हूँ, अब बाद में बात करें। आ जाते हैं मकान खरीदने। अरे ये मेरा मकान है, मैं इसको बेचूं या आग लगाऊं? तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? मनूस औरत, सारा नशा खराब कर दिया मेरा। ये क्या करा तूने? ये क्या करा? कुछ तो लिहाज कर, अल्लाह के वास्ते लिहाज कर ले कुछ। अरे क्यों लिहाज करूं मैं तेरा? क्यों लिहाज करूं? तू कोई इंदिरा गांधी है? तू कोई हसीना वाजिद है जो मैं तेरा लिहाज करूं? सारा नशा खराब कर दिया, उसको भी भगा दिया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। इसको भी बेच देगा। तूने मुझे धक्का दिया तूने, सारा नशा खराब कर दिया मेरा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे ना काम करेगा इसका, घर है वो भी बेच देगा। अरे कहाँ फेंक दी मेरी सिगरेट? आग लगे तेरे नशे को। चुप कर, नहीं लूंगा अभी। सिगरेट दे मुझे, ढूंढ उसको। कहाँ फेंक दी तू मेरी सिगरेट? कहाँ फेंक दी? बलूचिस्तान असेंबली ने 2014 में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास किया था। इससे कबल 2013 में सिंध असेंबली भी इसी नौइयत की कानून साजी कर चुकी है, जबकि पंजाब असेंबली ने हाल ही में तहफ़्फ़ुज़ निस्वां का बिल मंजूर किया है। मेरा इत्मीनान कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैंने अपने आप को आग लगाने की भी कोशिश की, मगर लोगों ने मुझे बचा लिया। मुझे अदालत से इंसाफ चाहिए। अगर अदालत ने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो या तो मैं किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगी या समंदर में कूद के अपनी जान दे दूंगी। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो कुछ खाता पीता भी नहीं है मेरे बगैर। जज साहब, मैं एक दुखियारी माँ, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुझे मेरा बच्चा दिला दे, मुझे मेरा रोहान चाहिए, बस रोहान चाहिए। बीबी, आप अपने आप को काबू में रखें। ये अदालत है, यहाँ सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजों को भी देखा जाता है।
क्या बच्चा अदालत में मौजूद है? उसे पेश किया जाए। बेटा, आपका नाम क्या है? रोहान इकबाल। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी अम्मी के साथ रहना चाहेंगे या फूफो और चचा के साथ? अम्मी गंदी हैं, मुझे फुप्पो के पास रहना है, मैं अम्मी के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आपके साथ किसी ने कोई जोर, जबरदस्ती या गुस्सा तो नहीं किया आप पे? नहीं, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। देखा जज साहब, देखा आपने, इन लोगों ने मेरी ही औलाद को मेरे खिलाफ भड़का दिया। रोहन बताओ ना, तुम मम्मा के बगैर नहीं रह सकते। बताओ जज साहब को। आप जाके बैठिए। योर ऑनर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मासूम बच्चे के जहन को किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है। बच्चे की फूफी और बच्चे के चचा ने इस बच्चे के मासूम जहन के अंदर माँ के खिलाफ जहर भरा है। योर ऑनर, बच्चा यतीम नहीं है, उसकी माँ जिंदा है, यहाँ मौजूद है, और बच्चे का बाप भी जिंदा है जो कि लापता है। योर ऑनर, मैं इस मुअज़्ज़िज़ अदालत से ये जानना चाहूँगा कि अगर बच्चे के माँ बाप जिंदा हो तो बच्चे को किसी और के हवाले कैसे किया जा सकता है? योर ऑनर, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे के जहन को किसी ने ब्रेन वॉशिंग नहीं की, किसी ने बच्चे को उसकी माँ के खिलाफ नहीं भड़काया। योर ऑनर, बच्चा समझदार है और वो अपनी माँ के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और सर, वैसे भी जब तक इन मौसूफा के ऊपर दफ़ा 365 का केस चल रहा है और अगवा के मुकदमे का कोई मंतकी नतीजा नहीं निकलता, तब तक बच्चे के लिए बेहतर होगा कि वो अपने वालिद के रिश्तेदारों के पास ही रहे। बच्चा वहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, स्कूल जा रहा है, उसके रोज़मर्रा के मामूल में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। योर ऑनर, जब तक शहनाज अगवा के मुकदमे से बरी नहीं हो जाती तब तक ये एक सस्पेक्ट है, मुल्जिम है, और एक मुल्जिम के साथ एक छोटे बच्चे को रखना बच्चे के साथ नाइंसाफी है। थैंक यू सर। अदालत इस केस का फैसला महफूज करती है। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? इंस्पेक्टर साहब, आप शहनाज को इतला दे दें कि उसका शौहर बरामद हो गया है। मुबारक हो शहनाज साहिबा, आपके शौहर बाजियाब हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र। इकबाल मिल गए? कहाँ से मिले? बस मिल गए, लेकिन अभी आपको मैं बता नहीं सकता तफसील। देखिए, मुझे इकबाल से मिलना है, मुझे जल्दी से बताएं ना, मैं आती हूँ उनसे मिलने। जी बिल्कुल, आपकी मुलाकात आपके शौहर से लाजमी कराएंगे। अभी वो जख्मी है, हम उनसे बयान ले लें, फिर मैं खुद आपकी उनसे मुलाकात करा दूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा शौहर मिल गया। मैं सैफ को बताती हूँ। गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत बच्चे नाबालिग हों तो उन पर मां का हक तस्लीम किया जाता है। लड़का 7 साल की उम्र तक और लड़की सिने बलूगत तक पहुंचने तक मां की कस्टडी में रहती है। योर ऑनर, मोहम्मद इकबाल की गुमशुदगी एक बहुत अरसे से मिस्ट्री बनी हुई थी। ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो गई है। पुलिस ने मोहम्मद इकबाल की बरामदगी कर ली है, लेकिन योर ऑनर, अफसोस से कहना पड़ता है कि इस बरामदगी के बाद ये अगवा की वारदात के साथ साथ कत्ले अम्द की वारदात भी बन चुकी है। योर ऑनर, मोहम्मद इकबाल की लाश बरामद हो गई। और मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि मोहम्मद इकबाल जिस दिन अगवा हुए उसी रोज उनका कत्ल भी हो गया। योर ऑनर, जब बहुत अरसे तक मोहम्मद इकबाल का कुछ अता पता मालूम नहीं हो रहा था तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन को यकीन होने लगा कि मोहम्मद इकबाल का कत्ल हो चुका है। लेकिन योर ऑनर, जब तक मोहम्मद इकबाल की लाश नहीं मिलती
हम इस वारदात को कत्ल की वारदात के तौर पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे और ना ही मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते थे। लिहाजा मोहम्मद इकबाल की लाश बरामद करने के लिए और मुल्जिमान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए हमें एक कहानी बनानी है। देखिए, जब शहनाज को ये झूठी इतला मिलेगी तो वो जरूर घबरा जाएगी और शहनाज और सैफ कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेंगे जिससे ये रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। आप 1-2 सिपाही इनकी निगरानी पे लगा दें और फिर देखिए क्या करते हैं। ठीक कह रहे मैडम आप। मैं अभी शहनाज को इतला कर देता हूँ कि उसका शौहर मिल गया है और फिलहाल वो उससे मिल नहीं सकती क्योंकि अभी हमने उससे तफ्तीश करनी है। योर ऑनर, मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के अलावा एक और ठोस सबूत भी मिला। मकतूल की लाश पर से एक हेयर स्ट्रैंड मिला जिसका डीएनए 100% सैफ एवान के डीएनए से मैच कर गया है। थैंक यू। अदालत तुम दोनों से सवाल करती है कि तुम दोनों एतराफ़ी जुर्म करते हो, क्योंकि हेयर स्ट्रैंड्स की सूरत में तुम्हारे खिलाफ एक बहुत ही ठोस सबूत हमें मिल गया है। बताओ तुम दोनों को अपनी सफाई में क्या कहना है। जज साहब, जब हमें इत्तला मिली कि इकबाल मिल गया है तो सैफ को और मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि हमने तो इकबाल को बेदर्दी से छुरियों के वार से मार दिया था। वो मरा हुआ ही लग रहा था, बच कैसे गया। फिर मैंने सैफ से कहा कि उसी जगह जाकर देखो कि इकबाल की लाश वही है या पुलिस को कोई और आदमी मिला है। सर, हमें नहीं पता था कि पुलिस ने हमारे खिलाफ गेम खेला है। जज साहब, उस दिन जब मैं उसी जगह जहाँ इकबाल की लाश हमने दफन की थी मैं गया तो पुलिस ने मुझे वहां से गिरफ्तार कर लिया। जज साहब, सारी प्लानिंग की शोहरत की थी। जज साहब, झूठ बोल रहा है ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। नहीं जज साहब, ये अपने शोहर से जान छुड़ाना चाहती थी मुझसे। मैं इकबाल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने तो देखा है ना उसका कितने जुल्म किए उसने मुझ पर। बोलो तुम मेरे खातिर क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान तक दे सकता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी जान की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे खातिर किसी की जान दे सकते? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। मगर इकबाल के मरने के बाद तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हारा बच्चा भी तुमसे छीन लिया। फिर क्या फायदा होगा? मकान का वारिस तो तुम्हारा बच्चा है ना, तुम्हारे हाथ तो बस थोड़ा सा हिस्सा आएगा। बच्चे पर सिर्फ माँ का हक होता है। क्या हुआ अगर रोहान उन लोगों के पास है तो मैं अदालत से अपना बच्चा लूंगी। शादी के वादे कर रही थी, मुझे इसने घेर लिया था अपनी मोहब्बत की बातों में लाके। जज साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, तुम सारा इल्जाम मुझ पे क्यों डाल रहे हो? ये सारी इसी की प्लानिंग थी। ये बचना चाहता है। जज साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। जज साहब, ये बहुत मक्कार औरत है, इसकी बातों में लाएगा। जज साहब, मुझे इसने फंसाया। जज साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। जज साहब, झूठ बोल रहा है। जज साहब, मैं इसकी बातों में आके सिर्फ इसका मैंने साथ दिया, मेरा इस पे कोई अमल दखल नहीं है। ऑर्डर, ये अदालत है। जी खातून, आप क्या कहना चाहती हैं? मंसूबे के मुताबिक मैंने इकबाल को कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो साईं बाबा के मज़ार पर मैं कसम खा के बता दूंगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर इकबाल साईं बाबा के मज़ार पर मेरे साथ चला गया। तुमको नज़ीर ने और आपा ने कुछ बोला होगा, यकीनन तुम्हारे कान भरे होंगे जब भी तुम मुझ पर इतना शक करते हो। क्यों ना करूं शक? तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। हरकतें? अब मैंने क्या कर दिया? पता नहीं क्यों इस तरह भाई, क्या हो गया भाई? कैसे चला रहा है गाड़ी? है मारेगा क्या हमें? कौन है? पता नहीं कौन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, क्यों आए हो भाई? मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। अब उठाओ, गाड़ी में डालो, जल्दी उठाओ।
उठा उसको भी। अरे ये मर गया क्या? नहीं, अभी सिर्फ बेहोश हुआ है। पागल, अगर उठ गया तो हम दोनों को जान से मार देगा। अरे नहीं उठेगा, मैंने दवाई ज्यादा डाली थी। 2-3 घंटे तक इसके उठने का कोई चांस नहीं है। इसको मारेंगे कहाँ? किसी वीराने में ले देंगे, मार के फेंक देंगे झाड़ियों में से। इसको मारोगे कैसे? काट के फेंक दूंगा इसको, मनुष्य आदमी को। ये गाड़ी किसकी है? कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? तुम फिक्र नहीं करो, डॉक्टर साहब की गाड़ी है, मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक ही बोलने पे गाड़ी दे दी उन्होंने। उसके बाद जज साहब, उससे हमने सुरजानी के एक वीराने में ले जाकर छुरियों के वार करके जान से मार डाला और उसकी लाश वहीं फेंक दी। जज साहब, ये सब मैंने इस औरत की झूठी मोहब्बत में किया। जज साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। जज साहब, मुझे माफ कर दे सर। जज साहब, मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। जज साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझ पर रहम करें। जज साहब, मुझ पर रहम करें। जज साहब, ये औरत मुझे खा गई। जज साहब, अगर आप अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी तो आप उससे खुला ले सकती थी, तलाक ले सकती थी, लेकिन आपने उसका कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? जज साहब, अगर मैं अपने शौहर से खुला ले लेती तो वो मकान भी मेरे हाथ से निकल जाता जो उसके नाम पर था, और रोहन की भी कस्टडी मुझे इसीलिए चाहिए थी कि वो उस मकान का अकेला वारिस है। मैंने सब इसके कहने पर किया। ये मुझसे शादी करना चाहता था। वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल मोहम्मद इकबाल का कत्ल उसकी बीवी शहनाज अंजुम ने अपने साथी सैफ ऐवान के साथ मिलकर किया है। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दफ़ा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इन दोनों मुल्जिमान को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें माफ कर दें। इस्तेमाल किया था, मुझे माफ कर दे। इसने मैंने इस्तेमाल किया था, मुझे इस्तेमाल किया, मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया। जैसा कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।